हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देवांश वीडियो। अर्णव। टिया वीडियो ऑन कर सकती है क्या? यस सर, फिर 2 मिनट। चिया। हाँ, काफी वीक लग रही है टिया। कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना वैसे तबीयत? यस सर, बेटर है। ठीक है। अर्णव की भी तबीयत खराब हो गई थी क्या पिछली बार? अर्णव यस सर। यस ठीक सर। है अभी? हाँ सर, अभी बेटर है। समृद्ध को क्या हुआ था पिछली बार लास्ट क्लास? सर फोन में कोई दिक्कत आ गई थी तो मैसेज ही नहीं आया था क्लास का। अच्छा, फोन तो तेरा स्विच ऑफ आ रहा था तो मैसेज कैसे आता? नहीं सर, फोन मेरा चालू था, जब मैंने आके फोन चेक करा तो सर सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी सही है? यस सर, अभी तो सही आ रहा है। ओके। अभी एक कौन एब्सेंट है अभी भी? अवंतिका है, कृति शर्मा, ओके, आरुषि। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सो आई थिंक मेरी तरफ से खत्म हो गया है, बट ये अभी तुम लोगों को थोड़ा सा काम करना है। सो पाई शीट सबने कंप्लीट कर ली होगी ना? ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग टू आरुषि एंड कृति, बाकी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ अभी। हो गया क्या खत्म? डाउट सर। पाई शीट खत्म हो गया ना सबका? पक्का? ठीक है। नाउ एनसीईआरटी बुक अभी करना है तुम लोगों को, जो भी बचा हुआ है उसमें से, मैट्राइसेस में से भी एज वेल एज डिटर्मिनेंट्स में से भी। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा प्रोबेबली, और मैट्राइसेस में से होगा, राइट? यू कैन यूज अप टू 2 क्लासेस, क्योंकि अभी तक मेरा थ्योरी चलेगा काफी। फंक्शंस में थ्योरी काफी ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम्स में पहुंचने में अपने को टाइम लगेगा, है ना? एंड अभी तक तुम लोग समझ चुके होंगे कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर थ्योरी ठीक से समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी इजी, ऑलवेज ऑलवेज। ओके, तो थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझना है, सीधा डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे नहीं जाना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फंक्शंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैलकुलस जो है वो सिलेबस का मेजर पार्ट होता है अपना 12th स्टैंडर्ड में। ऑफ कोर्स there are we can say entire syllabus of mathematics can be divided into 6 parts. One is trigonometry, one is coordinate geometry, one is algebra, ठीक है, one is calculus। 4 मेजर पार्ट्स कह सकते हैं। एल्जेब्रा में बाकी और भी चीजें आ जाएंगी। ऑफ कोर्स वेक्टर को भी हम एक सेपरेट यूनिट बोल सकते हैं। तो कैलकुलस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली व्हाइल यू डू
इंजीनियरिंग और फर्दर कोर्सेज, जैसे इकोनॉमिक्स में भी कैलकुलस बहुत यूज होता है, इंजीनियरिंग में तो डेफिनेटली कैलकुलस बहुत ही ज्यादा ही यूज होगा, फिजिक्स में कैलकुलस यूज होता ही होता है, ठीक है। तो कैलकुलस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। कैलकुलस मैकेनिकल हो जाता है वंस यू अंडरस्टैंड द हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो कैलकुलस को क्या होता है, बच्चे जो हैं जनरली स्टूडेंट जो हैं वो अंडर एस्टिमेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बाकी सब चैप्टर्स के कंपैरिजन में इट बिकम्स मैकेनिकल एंड इजियर once you know how to solve the problems mechanically, okay। but calculus का जो थ्योरी होता है that is very sophisticated, थ्योरी को समझना, कैलकुलस में थ्योरी इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रॉब्लम्स। सो थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझना है तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स विल बी इजियर। अब फिर से मैं बताऊंगा कि इसमें जब हम बोर्ड्स लेवल की बात करते हैं, स्कूल लेवल के कैलकुलस की बात करेंगे तो दैट इज वेरी इजी, बट द मोमेंट यू गो फॉर दी जेई लेवल, जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल पे जाएंगे तो कैलकुलस बिकम्स रियली डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। डिफिकल्ट मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अपने लिए डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर अस, इफ यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स नथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि कंपेरेटिवली इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू डिस्कस और व्हेन यू डू अप टू द लेवल ऑफ जेईई, करेक्ट। कैलकुलस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बट जो फाउंडेशन बनाता है कैलकुलस का वो होता है फंक्शंस। दिस वन चैप्टर अलोन, जैसे ये करीब मैंने बोला था, पिछली क्लास में भी बोला था, वी विल बी टेकिंग एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स टू डू फंक्शंस, मिनिमम 3 वीक्स तो मान के चलो, ठीक है। एवरेज हमारा पर चैप्टर जो आता है वो 2 वीक्स का आता है। जैसे अपन ने एक महीने में, पिछले एक महीने में हमने क्या क्या किया है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस 2 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, तो एवरेज हमारे को 2 वीक्स मिलता है, बट फंक्शंस थोड़ा सा ज्यादा लेता है, बट इट विल बी कहीं ना कहीं हम कवर कर लेंगे इसको बाकी चैप्टर्स में, ठीक है। तो फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्लास में एज यूजुअल वन वे टीचिंग नहीं होना चाहिए, तो आई वांट योर रिस्पॉन्स। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास की आदत हो जानी चाहिए सबको, तो वीडियो सबको ऑन रखना है, जब बोलना है तो माइक को ऑन करके बोलना है, अदरवाइज उसको ऑफ रखना है, और बोलना सबको जरूर है, इंटरेक्टिव बनना है क्लास में, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन फंक्शंस को समझने के लिए द फंक्शन इज बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड रिलेशंस इज बेस्ड ऑन सेट्स। जो सेट थ्योरी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ते हैं लेकिन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ठीक से, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो सेट्स में एक बार पहले आधा घंटा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। आधा से पौन घंटा हमें सेट्स में लग सकता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, क्योंकि सेट्स जब हमें पता होगा तभी हम रिलेशंस को समझ सकते हैं, और जब हम रिलेशंस को समझ लेंगे तब हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। बट जो हमारा मेजर टाइम जाने वाला है वो फंक्शंस में जाने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट 2-3 क्लासेस विल बी फॉर सेट्स एंड रिलेशंस एंड देन फंक्शंस वुड कम, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद सेट्स। सेट्स में ऑफ कोर्स डेफिनेशन वगैरह सब लोग जानते हैं, तो आई विल नॉट रिपीट दैट थिंग। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो रिपीट करने वाला हूं, जो रिजल्ट्स हमारे काम आने वाले हैं वो भी हमें अच्छी तरह से पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम सेट्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, और जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट मींस वी इंक्लूड ऑल द सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट, ओके। एंड देन वी डिफाइन सम ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो होता है ए यूनियन बी। वेन डायग्राम भी यूज होगा, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो दिस इज ए यूनियन बी इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी, ओके। दो तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में, यानी एलिमेंट्स को हम सेपरेट करके लिख दें, और एक हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म मींस रूल, रूल वाला बोल सकते हैं हम उसको, है ना। एक मिनट मुझे ब्रेक चाहिए बस 30 सेकेंड्स का।
यस, सो ए यूनियन बी। अब मैं अगर इसको डिफाइन करने वाला हूं, ये तो मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। कैन यू डिफाइन ए यूनियन बी? हाउ डू वी डिफाइन ए यूनियन बी इन द सेट बिल्डर फॉर्म? हु विल डिफाइन? How will I write A union B is equal to what? कृति वीडियो ऑन करना। कृति वीडियो ऑफ मत कर बीच में बिल्कुल भी, unless and until there is a technical problem. हाँ, A union B, anyone can define A union B? बता सकता है कोई मुझे? So, Yes. so X where X belongs to A or B. थोड़ा सा या तो माइक को पास में लेके आ आरुषि, या फिर थोड़ा तेज बोल। Yes, sir. So A union B will be equal to X, where X belongs to A or X belongs to B. X belongs to X such that we write X such that X belongs to A or X belongs to B. ठीक है, that is how we define A union B, right? Either X is an element of A or X is an element of B. Does it include and also? पिछली 2-3 क्लास में मैंने और एंड में बहुत डिफरेंस समझाया तुम लोगों को, अभी बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना इस चीज को, ओके? ये जो और है, डज इट इंक्लूड एंड एज वेल? एंड भी आ रहा है क्या इसमें यूज? No, sir. नो सर, हाँ, नहीं आज सब सर, लोगों की आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? 1 मिनट रुको, मैं शायद लैपटॉप का सेटिंग सही नहीं है। यस, होल्ड करना 1 मिनट। Yes, does it include and as well? Either X is a Yes, sir. हाँ, and भी आएगा इसमें, ठीक है। X is an element of A or X is an element of B or X is an element of both. ये देखो, this is the common area of A and B, so and भी इसमें include हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और में लास्ट 2-3 क्लास में मैंने तुम लोग को और एंड का डिफरेंस समझाया था कि कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है और कितना उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट? यहाँ और में भी 2 तरीके के और होते हैं, ओके? एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूडिंग और, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यहां पर जो और है वो इंक्लूसिव और है, दैट मींस आइदर x इज एन एलिमेंट ऑफ a और x इज एन एलिमेंट ऑफ b और x इज एन एलिमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम। तीनों इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में डिफरेंस होता है, ठीक है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में मैं ऐसे डिफरेंस समझा सकता हूं। सपोज आई से कि देयर इज अ रेस्टोरेंट, ठीक है, आप वहां पे सर डिनर आपका करने के कैमरा लिए, ऑफ हो गया है। यार ये क्या हो रहा है? इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और, जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं,
फिर से गया। सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। यूजुअली नहीं आती अपने को इतनी प्रॉब्लम्स। ओके, एनीवे, तो मैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और समझाने की कोशिश कर रहा था। इंक्लूसिव और में क्या होता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और आपने डिनर लिया और उसके बाद आपको बोला जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री वी विल सर्व यू द डेजर्ट, ठीक है, और उसमें आइदर यू कैन चूज गुलाब जामुन और यू कैन चूज रसगुल्ला। नाउ व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और? Exclusive. हाँ, Exclusive. एक्सक्लूसिव और ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि गुलाब जामुन भी दे देगा और रसगुल्ला भी दे देगा, दोनों चीजें थोड़ी आ जाएंगी उसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। इंक्लूसिव और का मतलब होता है बोथ एंड एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। तो दैट माइन्यूट डिफरेंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब हम लॉजिक की प्रॉब्लम्स करते हैं। लॉजिक इज ऑल्सो ए गुड चैप्टर, जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वहां पे भी हमारे को ये चीज यूज करनी होती है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्लूसिव और है, दैट मीन्स आइदर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, right? So this is inclusive or. Now second definition is A intersection B, which is equal to x such that, बोलो definition बताओ जल्दी से। Sir, x belongs to A and x belongs to B. and x belongs to B, बीच में and आएगा definitely, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, A complement is equal to, yes, वेन डायग्राम ऐसा बनेगा यूनिवर्सल सेट, और अगर ये वाला A है तो दिस इज A डैश, आउटसाइड इज A डैश, A कॉम्प्लीमेंट, बोलो x सच दैट डेफिनेशन। X belongs to universal minus A. अरे वो तो सभी जानते हैं यार, सीधा ऐसे ही बोल दे x डज नॉट Sir, x बिलोंग does टू not A, belong to A. x डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। Now when you say x belongs to A union B, that means either x is an element of A or x is an element of B. When you say x is an element of A intersection B, that means x is an element of A as well as x is an element of B.
when you say x is an element of A dash, that means x is not an element of A. That is all right. Now if I write this statement, suppose मैंने ऐसा लिखा, x does not belong to A union B, what will it imply? What will be the conclusion of this? So X belongs to A dash. A union B complement. और अगर मैं A और B के रेस्पेक्ट में पूछूं तो क्या बोलूंगा? X does not belong to A union B. What conclusion can I draw? तुम लोग क्या है, बहुत मैनिपुलेटिव हो गए हो यार. कंफर्ट देखने की वजह से मैनिपुलेशन आ जाता है. अभी ये कोई बात है, मैं पूछूंगा कि ऐसा कि x does not belong to A union B, तो बोल दिया A union B का डैश, वो तो सभी जानते हैं. So x does not belong to A and x does not belong to B. x does not belong to A, और आएगा या एंड आएगा? फिर से आरुषि. And x does not belong to B. Yes, this is what I wanted to know. सटल चीजों पे ध्यान देना शुरू करो, मैनिपुलेशन मत करो चीजों का. x is neither an element of A nor an element of B. दोनों में ही नहीं है. अगर दोनों में से किसी भी एक में होता तो डेफिनेटली वो A यूनियन B में आ जाता, इसलिए वो दोनों में ही नहीं है. एंड आएगा बीच में और नहीं आएगा. ओके. सिमिलरली इफ आई से x does not belong to A intersection B, what does this mean? What should I write in between? So, और अच्छा, अब एंड नहीं तो और आ ही जाएगा ना, इसलिए एक्सप्लेन करो. वाई और? x is not an element of A intersection B. दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं है. दिस इज A, दिस इज B. इसका कॉमन एलिमेंट नहीं है. दैट मीन्स या तो वो A में नहीं है, या B में नहीं है, या दोनों में ही नहीं है. ओके, ऐसे समझते हैं एक एक करके. या तो वो A में नहीं है, इसका मतलब इधर हो सकता है B और आउटसाइड B. ओके. या फिर वो B में नहीं है, दैट मीन्स A और आउटसाइड ऑफ A. करेक्ट. और दोनों में ही नहीं है, दैट मीन्स नाइदर दिस आउटसाइड हो गया. इज दिस राइट? इज इट ओके और नॉट? yes, sir. ठीक है. क्योंकि अगर वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसका मतलब ना आइदर A में नहीं है, या B में नहीं है, या दोनों में नहीं है. बिकॉज अगर A इंटरसेक्शन B में होता तो वो A में होना चाहिए था एंड B में भी होना चाहिए था. ओके. सो देयरफॉर एंड ये जो इंटरसेक्शन है दैट विल चेंज इनटू और इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग. यूनियन विल चेंज इनटू एंड इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग. इन केस ऑफ बिलोंग्स एकदम रिवर्स हो जाता है. यूनियन और में चेंज होगा और इंटरसेक्शन एंड में चेंज होगा. इन केस ऑफ बिलोंग्स. इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग, यूनियन विल चेंज इनटू एंड एंड इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू और. सिंपल सा रूल है. ओके, वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सिक्स्थ, आगे प्रोसीड करते हैं. व्हेन यू से जैसे मैंने बोला ऐसा, x belongs to A union B, can I say that x belongs to at least one of them? Of course, जो हम चीज कर चुके हैं उसी का एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, but this is also very useful. ठीक है. x belongs to A union B. Can I say that x belongs to at least one of them?
at least one of them. Can I say that? Yes, sir. अरे यही तो था, लिखने का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये यूज करने वाला हूं. ठीक है. नाउ 7th डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C will be equal to A union B intersection A union C. Union is distributive over intersection. Similarly, intersection is distributive over union. So A intersection B union A intersection C. Of course, all these things can be proved. Proof अभी मैं नहीं ले सकता हूं, otherwise we will be totally diverted. वो 11th क्लास का पार्ट आ जाता है फिर. ओके, केवल मैं रिवाइज करवाने के लिए ये सब पढ़ा रहा हूं जिससे कि you are able to remember and you are able to recall them whenever we use them. 8th, any problem so far? सब ठीक है. A complement का complement is definitely A. 9th, difference of two sets A minus B भी बोल सकते हैं हम इसको, और exclusion A excluding B, one and the same thing. This will be defined as what? Suppose there is a set A here and this is a set B here. A minus B means this part of A excluding B. A में से हम B वाले पार्ट को निकाल देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है that is represented by A minus B or A excluding B. How to define? Set builder form बोलिए. X such that X belongs to A. आगे. And X does not belong to B. Yes, and X does not belong to B. And X does not belong to B. This is the definition of A minus B. 10th. So far so good. ठीक है. Can I write A minus B as A intersection B dash as well? A intersection B dash. Is it A intersection B dash? ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया इधर. B को निकाल दो तो B dash हो गया और A के साथ इंटरसेक्शन. Is it A intersection B dash or not? Yes, sir. Yes, sir. Correct. 10th, De Morgan's laws. De Morgan's laws, very important laws. A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Complement of union of two sets is equal to the intersection of their complements. And दूसरा वाला होता है A intersection B dash is A dash union B dash. Complement of intersection of two sets is equal to union of their complements. De Morgan's laws. बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं. दोनों लॉज लॉजिक में भी आएंगे, सेट्स में है ही, प्रोबेबिलिटी में भी आने वाला है. ये सेट थ्योरी के जितने में चीजें बता रहा हूं ये सब प्रोबेबिलिटी में हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके, बट सेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी में हम इनको इवेंट्स बोल देंगे रादर देन सेट्स. 11th result, power set of a set A. या पहले ऐसा बता देता हूं. सपोज सेट A is there and it has n elements A1, A2, A3 and so on. How many subsets are possible? Number of subsets की बात कर रहा हूं मैं.
total number of subsets. Of course, null set is also a subset and the set itself is also a subset. So total number of subsets, कौन बताएगा? So 2 की power n. 2 raised to the power n. Fine. चलो ये रिजल्ट याद है. प्रूफ बताओगे इसका? How do we get this result? Yes. Anyone who can tell me the proof of this result? Number of subsets is 2 raised to the power n, but how to prove it? नहीं, किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा है? ओके, चलो स्टार्ट करता हूं मैं बताना. बट इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काम आएगा. ठीक है, इसी से समझ जाओ कि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं. ओके, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. मुझे इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना है, तो सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया, दैट इज द नल सेट. ओके, इफ आई चूज वन एलिमेंट एट ए टाइम, दिस इज ए सबसेट, this is a subset, and so on. This is also a subset. Correct? I can choose 2 elements at a time. That is also a subset. A1, A2, and so on. I can choose 3 elements at a time. A1, A2, A3, and so on. I can choose all the n elements at a time. That is also a subset. That means what? Yes, that means what? अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Total number of subsets will be equal to total number of ways of choosing. No element at a time, one element at a time, 2 elements at a time, or all the n elements at a time. ठीक है, अरे इतना सा कॉम्बिनेशन तो आता होगा. कितने एनसीआर, व्हाट डू यू मीन बाय एनसीआर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर? एनसीआर 11th में, अरे क्या कर रहे हो? एनसीआर का मीनिंग भी नहीं पता क्या? हाँ, यस यू कैन स्पीक आरुषि. So n factorial by r factorial into That is the value of this. What is the meaning? What is the meaning of NCR? NCR क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? Sir, selection of objects. अरे तो बताना, पूरा तो बोल यार. Where n is the total number of objects Sir, and r is the selection selected of- number of objects. Selection of objects थोड़ी होगा. So selection of n objects in r ways. वाह, selection of n objects in r ways. क्या बात है, कितनी गजब की लैंग्वेज यूज की है तूने यार. हैं? so selection of n objects where n is the number of ways, not selection. Number of ways in which we can select r things out of n different things. अब मैंने किस चीज पे स्ट्रेस दिया है, किसी ने पकड़ा? So number. different was very important here. हम n different things में से अगर r things को select करना चाह रहे हैं तो कितने ways में हम select कर सकते हैं, उसको NCR represent करता है. So NCR represents the number of ways in which r things can be selected from n different is very important here, n different things. ठीक है, वैल्यू इसका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ओके, तो मीनिंग ये वाला हो गया एनसीआर का. तो अगर मुझे 0 चीजें सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ n थिंग्स, हाउ मेनी वेज वुड आई बी डूइंग दैट? बोलो, n में से 0 थिंग्स को कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 1. अरे तो बोलो ना, उसकी फॉर्म में NC0. बोलो यार. NC0 या NC0. ठीक है,
यहां पर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो आई कैन चूज नथिंग, दैट मीन्स 0 थिंग्स या 0 एलिमेंट्स एट ए टाइम। तो nc नॉट प्लस either nc naught, that means 0 things at a time out of n things, or I can select one thing at a time या one element at a time. बोलो number of ways. Sir, NCN. NC1. nc1 or two things at a time, nc2, or so on. Finally n things at a time. So these are the total number of ways in which I can select. लैंग्वेज को भी पकड़ा करो, लैंग्वेज जितना एक्यूरेट लैंग्वेज होगा उतना ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, या वाइस वर्सा, जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा उतना ही प्रिसाइज लैंग्वेज होगा। ओके, सो दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 टिल ncn, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ वेज in which I can select either 0 things or 1 thing or 2 things or n out of all the n things at a time. These are the total number of ways, and obviously these total number of ways are equal to the total number of subsets जो हमें चाहिए, क्योंकि जितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही हमारे सबसेट्स बनेंगे। Is that right? ठीक है, अब देखते हैं अब इसका वैल्यू कैसे निकालना है। अब इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। देखो एक ही रिजल्ट में सब चीजें, कितनी सारी चीजें यूज हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू हैव टू डू एवरीथिंग थॉरोली। सो बाइनोमियल थ्योरम रिकॉल करवा रहा हूं मैं एक बार स्टेटमेंट लिख के। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट होता है हमारे पास में 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n। अगर किसी को याद है तो बोलो, एनीवन? 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n Sir, is equal to NC0, हाँ 1 की पावर n, nc0, आगे बोल। 1 की पावर n, हाँ ठीक है, बोलना। sir, plus हम्म NC1, हम्म 1 की पावर n minus 1, x की अरे पावर 1। यार ये बिल्कुल ही रटा हुआ है एकदम, समझा ही नहीं है चीजों को। वो 1 की पावर को ही बार बार बोले ही जा रहा है, समझता तो इतना थोड़ी बोलेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। जब एक जगह 1 आ गया तो उसको थोड़ी बोलना है बार बार। 1 plus x raised to the power n is nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square till ncn into x raised to the power n. Okay, this is the statement of the binomial theorem, right? मुझे nc0 plus nc1 plus nc2 till ncn का वैल्यू निकालना है, तो what should I do? What should I do here? Sir, put x is equal to 1. Put x is equal to 1. Why? उससे है ना सर, RHS में कोफिशिएंट मतलब जो हमें चाहिए उसका सम आ जाएगा, मतलब जो हमें ठीक है, वो जो चाहिए हमें वो तो आ जाएगा, बट व्हाई इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1? सर क्योंकि जब x स्क्वायर xn इन सब की पावर में x की जगह 1 रखेंगे तो वो हट जाएंगे और खाली ये nc0 nc1 रहेगा। अरे वो तो आ गया समझ में कि ये डेवलप हो गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 1 डालने से nc0 या 2 रेज़ पावर n इज दिस, लेकिन ये 1 के लिए ट्रू क्यों है ये पूछना चाह रहा हूं मैं। चलो उल्टा पूछता हूं, ये क्या केवल 1 के लिए ट्रू है? x का वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूं इधर? अरे x का वैल्यू में कुछ भी डालूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं? Will it be true for all values of x? That is what I am trying to ask you. You are not even able to understand my question. Will the binomial theorem be true for every value of x? Yes, sir. Why? So it's an identity. It is an identity. Yes, this is what I wanted to hear. आरुषिप, तेरे को समझ में आया आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस? Yes, sir. हाँ, उस दिन एक छोटा सा चीज पढ़ाया था, वो कितना काम का है?
यार आइडेंटिटी और इक्वेशन ही याद नहीं आती तुम लोगों को, और एंड याद नहीं आता है ना, इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्सली एंड डायरेक्टली याद नहीं आता है। ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, कब सीखोगे फिर ये सब चीजें। और एक और अभी मैं ऐड करूंगा इसमें ही, वो भी कभी याद नहीं आएगा, जब भी मैं पूछूंगा नहीं आएगा ध्यान। नन एंड एटलीस्ट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। So because this is an identity, we can put any value of x. That's why it is true for x is equal to 1. ठीक है, एंड क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए था इसलिए मैंने x का वैल्यू 1 डाला है इधर। So this is 2 raised to the power n. So these are the total number of subsets. Is that clear to everyone? ठीक है, इस तरह से हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाला ऑफ अ सेट ए विच हैज n एलिमेंट्स। नेक्स्ट रिजल्ट, सो 12th power set. Suppose there is a set A which has n elements. So power set of power set of the set A will be represented by this. Power set of A will be the set of all the subsets of A. जब सारे जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं उनको भी हम एक सेट की फॉर्म में डाल दें या एक सेट के अंदर डाल दें, तो उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ दैट सेट ए। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके, पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा सिंबल चेंज कर रहा हूं, n यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज n में या एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहा हूं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। हैश इज यूज फॉर number of elements in the power set of A. So how many elements are there in the power set of A? 2 to the power n. 2 raised to the power n. अभी तो किया है हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए पावर सेट ऑफ ए में। दैट इज द पावर सेट ऑफ ए। 13th, principle of inclusion and exclusion. Number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Principle of inclusion and exclusion, PIE, pi, principle of inclusion and exclusion, that is, ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया ऐसे, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए को हमने काउंट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देन सारे एलिमेंट्स हमने बी के यूज कर लिए, बट in counting that what we have done, we have counted the common elements twice. ठीक है, क्योंकि हमने A के सारे एलिमेंट्स यूज किए, फिर B के सारे एलिमेंट्स यूज किए, अब ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार काउंट हो गया है, so we have to subtract once. So we have subtracted number of elements in A intersection B once. We get the total number of elements, correct, in A union B. Similarly, number of elements in A union B union C, what will it be? 3 sets के लिए 1, 2 and 3, and this is universal set. बताएगा कोई मुझे? Sir, number of elements in A plus
n of a plus n of b हाँ plus n of c हाँ minus n of a intersection b हम्म minus n of b intersection c minus n of a intersection c. C intersection A साइक्लिक ऑर्डर में बोला कर हाँ Okay, sir. Plus n of a intersection b intersection c. correct. The result is correct. N of A plus N of B plus N of C minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of C intersection A plus N of A intersection B intersection C. ठीक है, देखो कैसे आया. सबसे पहले हमने A यूज किया, फिर हमने पूरा B यूज किया, फिर हमने पूरा C भी यूज कर लिया. ठीक है. नाउ द कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B, ये वाला पार्ट, ये 2 बार काउंट हुआ है A में और B में, तो एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. फिर B और C वाला कॉमन पार्ट, जिसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया ऐसे, ये भी 2 बार काउंट हुआ है, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है. फिर C और A का कॉमन पार्ट, इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया सपोज. ये भी 2 बार काउंट हुआ, एक बार सब्ट्रैक्ट किया. आगे समझ में सबको यहां तक? ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जिसमें कि तीनों यूज हो रहे हैं. देखो लाइंस भी यूज हो रही है, क्रॉस भी यूज हो रहा है, डॉट्स भी यूज हो रहा है. ठीक है. ये A में काउंटेड था, B में काउंटेड था, C में काउंटेड था, 3 बार काउंट हो रहा था शुरू में. लेकिन जब हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट किया इंटरसेक्शन B का, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया. फिर B इंटरसेक्शन C में भी एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर C इंटरसेक्शन A में भी एक बार और सब्ट्रैक्ट हो गया. तो तीनों बार ही सब्ट्रैक्ट हो चुका है. दैट मींस वी हैव नॉट इंक्लूडेड दिस पार्ट एट ऑल. तो हमने क्या किया, वापस से इसको ऐड किया. फाइनली N of A intersection B intersection C. ठीक है. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. ओके. क्या हो रहा है, वी कैन इवन जनरलाइज दिस रूल. हमने पहले इंक्लूड किया, ठीक है, ज्यादा इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड कर दिया, ज्यादा एक्सक्लूड हो गया, फिर से इंक्लूड किया, अगेन ज्यादा इंक्लूड हो गया, फिर से एक्सक्लूड कर दिया, फिर से ज्यादा एक्सक्लूड हो गया, फिर से ज्यादा फिर से इंक्लूड किया, एंड कीप ऑन डूइंग. ठीक है. you can even do this for 4 sets, 5 sets, 1000 sets, 1 lakh sets, 1 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता. कितने भी सेट्स हो, सबके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा. सो क्या रूल होगा, सबको पहले हम इंडिविजुअली ऐड कर देंगे, फिर जितने भी 2-2 के ग्रुप्स बनेंगे उन सबका इंटरसेक्शन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जितने भी 3-3 के ग्रुप्स बनेंगे उन सबको हम ऐड करेंगे, फिर जितने भी 4 के ग्रुप्स बनेंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे. तो प्लस माइनस चलता रहेगा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग अगेन. दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. ओके. आगे सबको समझ में? नेक्स्ट रिजल्ट 14th. That is Cartesian product of sets A by B. How do we define A by B? Cartesian product of sets. Do not be confused by the symbol cross. Cross का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है. 4 into 5 में जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, that multiplication and this symbol have different meaning, though the symbols are same. Correct? तो एक ही सिंबल को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. ओके. जैसे बहुत ही कॉमन से नेम, जैसे अंकित किसी का नाम है, ठीक है. अब वो अंकित कोई एक ही आदमी को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा है. अंकित कैन रिप्रेजेंट 1000 of people.
बहुत लोगों का नाम हो सकता है अंकित. Exactly in the same way, this symbol can represent different things at different places. जैसे वेक्टर प्रोडक्ट की मैं जब बात करूंगा तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. नाउ दिस सिंबल एंड दिस सिंबल, ऑल थ्री आर डिफरेंट at their places wherever they are being used respectively. ठीक है, वेक्टर्स में इसका अलग मीनिंग हो गया. जब हम दो सेट्स के लिए प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा. ठीक है, जब दो नंबर्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा. राइट, सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड टू बी, एनीवन नोज how do we define Cartesian product of two sets? हाँ वंतिका बोल. So x comma y हाँ, bracket yes, x belongs to capital X and y belongs to capital Y. अच्छा, मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ये कहां से आ गए? मतलब सॉरी स्मॉल a, अगर a into b है तो x into y है तो x comma y belongs, x belongs to a and y belongs to b. देख कितना कंफ्यूज हो रही है. सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग क्योंकि मीनिंग ही नहीं समझते हैं किसी चीज का. अब उसने वो सिंबल एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पढ़ा हुआ है, वही रटा हुआ है दिमाग में, वही बैठा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है. जबकि मीनिंग इज वेरी सिंपल. ए बाई बी अगर दो सेट्स है मेरे पास में तो द एलिमेंट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड वर्ड पे मैंने स्ट्रेस दिया है. दैट मीन्स व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर्स? सपोज आई राइट 3,4, ठीक है, एंड 4,3. आर दे सेम और डिफरेंट? Different. Why? Different. So because the order of the two elements is तो different. मैंने in तो both बोला of ही them. नहीं कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड. आई हैवंट इट यूज द वर्ड ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड. सर x और y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है. अरे तो मैंने कब बोला ये कोऑर्डिनेट्स हैं? अपनी मर्जी से समझ लिया. हाँ, ये केवल कोऑर्डिनेट्स के लिए ही यूज करूंगा क्या? तूने कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ा हुआ तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज होगा. अभी तो समझाया सिंबल्स का मीनिंग. तन्मय नहीं समझ में आई क्या मेरी बात? मैं समझ गया. हाँ, इफ आई से unordered pairs, then these two are same. They will represent the same thing. Unordered pairs. Unordered, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो 3-4 लें या 4-3 लें, क्या फर्क पड़ता है? But the moment I use the word ordered pairs, then 3-4 is not same as 4-3. ठीक है, ऑर्डर्ड वर्ड यूज करते ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया उसका. दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट. एंड अनऑर्डर्ड मीन्स दे आर सेम. ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो जेई एडवांस में एक ऐसा प्रॉब्लम, मुझे ईयर याद नहीं है कौन सा ईयर था, उसमें ये वर्ड यूज हो रहा था अनऑर्डर्ड पेयर्स एंड 95% स्टूडेंट्स डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स. जानने की कोशिश ही नहीं करते हम लोग. जैसे इसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3-4 पढ़ा हो तो बस इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही याद आ रहा है, मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या मीनिंग होता है अनऑर्डर्ड. और वो जो क्वेश्चन था वो उसी के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था. अनऑर्डर्ड जिसको समझ में आता था वो इजीली उस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकता था, बाकी लोग नहीं कर सकते थे. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को ही तो आपको समझना है. तभी तो मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं, सटल चीजों को पकड़ना शुरू करो. ग्रॉस तो सबको आता है. सो अगर मैं a बाई बी हम यूज करेंगे बाई a बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू द एलिमेंट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स.
अब चाहे इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें या ए बाई ए बी से रिप्रेजेंट करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है अवंतिका, ठीक Yes, है। sir. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, ऑर्डर्ड पेयर, मैंने वर्ड यूज किया है ऑर्डर्ड पेयर, यानी एक्स वाई इज डिफरेंट फ्रॉम वाई एक्स, तो ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो वी से सच दैट x belongs to A and y belongs to B. That is how we define the Cartesian product of two sets. आगे समझ में, ठीक है। Now, when we define Cartesian product of two sets, यहां से मैं थोड़ा सा ज्यादा लेने वाला हूं क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से ही हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को। सो सपोज आई टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ A is 1, 2 and 3, and B is suppose A and A comma B, what are the elements in A by B? Quickly बता दो। A by B में वो, हाँ बोलो बोलो। 1, A, 1, B. हाँ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे वो सबके सब A by B में आने वाले हैं। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए A by B में। अगर मुझे B by A लिखना होता तो क्या करते? B क्रॉस A लिखते। हाँ, B क्रॉस A में एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाता है। B, 1 हाँ, एक 1, A की जगह A, 1 हो जाता। गेटिंग माई पॉइंट? सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता इफ यू हैड रिटन B by A। दिस वुड हैव बीन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट B वाला होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट शुड बिलोंग टू द सेट A, so it would have been A, 1, B 1, similarly A2, B2, C1, अच्छा 1, 2, 3 तो मैंने लिखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम लिखेंगे ऊपर भी, शायद C वाले एलिमेंट्स नहीं लिखे मैंने। B1, B2, A1, A2, B3, A3, इसमें भी C के एलिमेंट्स आएंगे। B में C है नहीं। C नहीं है यार, वो तभी मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। फाइन, yes, is that okay? Now, so therefore it is quite clear that A by B is not same as B by A. They could be same. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी सेम नहीं होंगे, but in general they are not same. Now can you tell me the number of elements in A by B? Number of elements in A by B. How many number of elements would be there in the Cartesian product of two sets? Yes, Arushi. Sir, number of elements in A into number of elements in B. Number of elements in A into number of elements in B. Yes. How did you find? I remembered from last year. हाँ, अच्छा, बस याद कर लिया था। Yes, sir. नहीं तो अभी वो भूल जा जो भी याद किया हुआ है। You have to think fresh. Anyone
who can prove? Number of elements in A by B. How many elements would be there? And चलो मैंने क्लेम किया, या आयुषी ने क्लेम किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A by B will be equal to number of elements in A multiplied by number of elements in B. अच्छा, पहले before we proceed further, is this symbol and this symbol are same, or rather I should say, are these two symbols same? नो सर, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर सेकंड वाला तो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है, हाँ, फर्स्ट वाला सर So अब Cartesian नाम product. याद नहीं आ रहा है ना? प्रोडक्ट सिंबल। हाँ, फर्स्ट वाला दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो सेकंड वाला जो सिंबल है वो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स इन द सेम रिजल्ट। एक ही रिजल्ट लिखा हुआ है, उसमें भी दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, यस। नाउ द प्रूफ, कौन बताएगा मुझे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A by B is equal to number of elements in A multiplied by number of elements in B. सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हो सकता है क्या? मेरे से पूछ रहा है कि बता रहा है? नहीं सर, हो सकता है, बता रहा हूँ। बता रहा है तो फिर बताने के लिए लैंग्वेज यूज करना। तू तो पूछ रहा है हो सकता है क्या, इसका मतलब यू आर आस्किंग मी। और जब बताना होता है तो सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होगा, ये बताने के लिए लैंग्वेज होता है। अब तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है लैंग्वेज में? सॉरी सर। हाँ, फिर सॉरी। अभी सॉरी बोलने से मैं सॉरी थोड़ी बुलवाना चाहता हूं तुम लोगों से। मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग सोचना सीखो। मतलब देखो, लैंग्वेज भी सिखा रहा हूं मैं मैथ्स के साथ साथ कि क्या लैंग्वेज हमें यूज करना चाहिए। चल बोल अब। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होगा। हाँ बोल ना, फिर आगे तो बोल। खाली एक सर, रूल का नाम दो देने से केसेस थोड़ी है। हो गया। हाँ, सर दो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स है इस वाले में, तो फर्स्ट में तो एग्जाम्पल जितने नहीं भी- लेना है, एग्जाम्पल से प्रूव नहीं करना है ना। सर एग्जाम्पल ले मतलब रहा जब है? भी अपन नहीं, एग्जाम्पल ले रहा है या ऊपर वाला डेफिनेशन देख रहा है? सर ऊपर वाले से बता रहा हूँ। डेफिनेशन से, ठीक है, हाँ बोल। सर तो अपन के पास यहाँ पे अपन दो सेट्स का मतलब जितने भी n सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो एक एलिमेंट में n एलिमेंट्स होंगे उसके, हम्म, और उन n पे फर्स्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के होंगे उतने आएंगे, सेकंड पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड के आएंगे उतने आ सकते हैं। ऐसे इनका बनेगा सर, नंबर ऑफ a इनटू एलिमेंट्स ऑफ a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। बस अच्छा खासा शुरुआत की थी, है ना? लास्ट भी तूने बोल दिया ऐसा करेंगे, ठीक है। बीच में क्या तूने खिचड़ी पकाई है नहीं पता है, बस ये बता रहा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होने की वजह से कितना कंफ्यूजन होता है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? बोर्ड के एग्जाम जैसे, मतलब स्कूल एग्जाम में तुम लोग जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो, शुरुआत अच्छी करती, बीच में कुछ कुछ कर दिया और फिर लास्ट में आंसर मिला दिया, बस सोच रहे हो सब सही हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। और कोई बताएगा? और लैंग्वेज भी काफी जगह पे बहुत ज्यादा खराब थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या बोलना चाह रहे हैं। देवांशु, तुझे समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा था तू? सर मेरे को तो आ गया सर, एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तेरे को तो आ ही जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं तेरी लैंग्वेज में समझाऊं तो तुझे समझ में आ जाएगा? नहीं सर। मैं अगर तेरी तरह से पढ़ाना शुरू कर दूं तो तुझे समझ में आ जाएगा? नो सर। नहीं, अगर तू बोले तो मैं शुरू कर देता हूं, बोल, फिर देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है, कितने लोग अगली क्लास में आएंगे मेरी। सभी भाग जाएंगे एकदम से। पकड़ना सीखना, क्लैरिटी ला थॉट्स में। कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, तब ऐसा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। सपोज कर लेते हैं कि ए में हमारे पास में एलिमेंट्स है से P और बी में एलिमेंट्स है से Q। ओके, अगेन P एंड C का छोटा सा रिजल्ट काम आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग?
if an event can happen in p ways, another event can happen in q ways, then the total number of ways in which these two events will happen in succession will be p into q. That is fundamental principle of counting. यहां पर भी exactly वही हो रहा है. First place can be filled up in how many ways? X ways. p ways. Yes. p ways में हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने p एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं. Correspondingly, second place can be filled up in how many ways? Q ways. Q ways. So total number of ways in which these two places can be filled up will be P into Q. P into Q. And the total number of ways in which these two places can be filled up, that means the total number of elements we will get. That's why the total number of elements in A by B will be P into Q. This is the reason behind it. So number of elements in A by B will be equal to number of elements in A multiplied by number of elements in B. Correct? आ गया सबको समझ में? Okay. Say this is P and this is Q, then number of elements in A by B will be equal to P into Q. Total number of subsets of A by B. A by B के total number of subsets बताओ कितने होंगे? Number of subsets. So 2 to the power PQ. 2 raised to the power P into Q. Number of subsets. Total number of subsets. ठीक है, ये सब चीजें काम आने वाली है, ध्यान रखना. जैसे मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा ये सब चीजें यूज होने वाली है. So if A has P elements, B has Q elements, the total number of subsets will be 2 raised to the power PQ. 15th, कुछ रिजल्ट्स जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हम प्रूव कर सकते हैं. 15th, A by B union C is equal to होगा A by B union A by C. A by B intersection C will be equal to A by B intersection A by C. ठीक है, किसी भी एक का प्रूफ बता सकते हो क्या मुझे? वैसे तो देखो प्रूफ करने के लिए मैं नहीं करने वाला था आज, लेकिन अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो एक दो रिजल्ट्स का मैं चाह रहा हूं कि प्रूफ भी पता होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट द थिंग्स. एनीवन? नहीं, चलो देखते हैं. ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही आएगा. उधर भी हमारे पास एक सेट ही है, ये वाला एक सेट है, ये वाला एक सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा. दो सेट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है. नाउ दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए व्हाट इज द मॉडस ऑपरेंडी? दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर जनरल एलिमेंट को इक्वल प्रूफ कर देंगे. जनरल एलिमेंट को इक्वल प्रूव कर देंगे? अभी जनरल एलिमेंट को इक्वल कैसे प्रूव करेगा तू? नहीं सर, सर मतलब जनरल एलिमेंट प्रूफ कर देंगे कि एक का सेकंड वाले में है. हाँ, तो उससे क्या प्रूव होगा? कि सर मतलब दोनों सेट सेम है, सेम सेट है. नहीं नहीं,
और कोई Sir? बताएगा? तो हाँ, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं. नो सर A को B के सबसेट मतलब A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, ये हाँ. प्रूव कर देंगे. ये प्रूव करना है, मतलब दो सेट्स को अगर हमें इक्वल प्रूव करना है तो A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, ये प्रूव करना पड़ेगा. इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो आर्यन बता रहा है. ठीक है, सेट A का जनरल एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो B में भी बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब सेट A सेट B का सबसेट हो जाएगा. एंड देन B A का सबसेट होने के लिए उसका कोई एलिमेंट लेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो सेट A में भी है. करेक्ट, लेट अस प्रूव इट. चलो मैं इसी वाले को प्रूव कर देता हूं. इसका कोई भी इसको मुझे इसका सबसेट प्रूव करना है और फिर कन्वर्सली करना है. इसको इसका सबसेट प्रूव करना है. देन ओनली दीज टू सेट्स विल बी इक्वल. To prove that this is a subset of this, I have to take a general element, any arbitrary element of this set, and then I prove that that element belongs to this set also. इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं. करेक्ट. तो एनी आर्बिट्री एलिमेंट मैंने यूज किया. लेट, बोलो कैसे चूज करूं. Let x belongs to A by B intersection C. Should I start from this or what? नहीं, अगर मैं x ही सपोज करके चलूंगा तो आगे प्रोसीड कैसे करूंगा. ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, दोनों का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो एलिमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए. x, y. x, y ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में. अगर ऐसा सपोज किया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. सो दिस इज अ रॉन्ग सपोजिशन. सो वी शुड सपोज x, y belongs to this set A by B intersection C. ठीक है. Then it means x belongs to set A and y belongs to set B intersection C, which implies x is an element of A and ब्रैकेट में मैंने यूज किया y is element of B and y is an element of C as well. Then I can use x belongs to A and y belongs to B and x belongs to A and y belongs to C. How can I write this statement from this statement? Every statement is logically connected. How can you explain this statement from this statement? ये वाला स्टेटमेंट मैंने कैसे लिख दिया यहां से. एनीवन? इसमें ऐसा क्या है, x बिलोंग्स टू A को मैंने बस 2 बार लिखा है. एक बार y बिलोंग्स टू B के साथ लिखा है, एक बार y बिलोंग्स टू C के साथ लिखा है. तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 10 बार लिखो ना, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A. अगर वो है तो A का एलिमेंट, हाउ डज इट मैटर. That's why we can write x belongs to A and y belongs to B and x belongs to A and y belongs to C. And what does this imply? This imply x comma y belongs to A by B and x comma y belongs to A by C. Therefore, this implies x comma y belongs to A by B intersection A by C.
कैन आई से दैट x, y देखो इसका एक एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया कि सेम एलिमेंट इस वाले सेट में भी है और x, y तो आर्बिट्री एलिमेंट है। इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट में वो इस वाले सेट में भी होने वाले हैं। So all the elements of this set belong to this set as well. Therefore, this set is a subset of this set. So therefore, A by B intersection C is a subset of A by B intersection A by C. Am I clear? रिस्पॉन्ड किया करो यार, चुपचाप मत बैठा करो क्लास में। यस सर। Yes. हाँ, एक तो ऑनलाइन वैसे ही डिफिकल्ट काम होता है और फिर तुम लोग चुप और हो जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इज इट ओके? नाउ अब कन्वर्सली प्रूव करेंगे क्योंकि हमें ये इसको भी इसका सबसेट प्रूव करना है। ठीक है, कन्वर्सली प्रूफ करना इस केस में कोई मुश्किल काम नहीं है, उल्टा लिखना शुरू कर दो, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखो एक्स वाई की जगह कोई भी दूसरा रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, पी कॉमा क्यू ले लो, ए कॉमा बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हो वापस, बट वो वाला एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्स कॉमा वाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंबल्स वी आर यूजिंग द सेम, ठीक है, बट डिफरेंट है वो। तो यहां से स्टार्ट करो, ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, फिर ये लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे, देन दिस। एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में उल्टा प्रोसीड करके लिखना है, लिखना जरूर है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू राइट यू कैन नॉट से दैट आई हैव प्रूव्ड इट। एंड आफ्टर डूइंग दिस यू कैन से दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। उल्टा प्रूव हो गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। दैट्स इट। ऐसे हम प्रूव करेंगे सेट्स के रिजल्ट्स को। करूं क्या आगे प्रोसीड? यस सर। All right. So this was Cartesian product of sets. Now let us define a relation. ये मैंने सेट थ्योरी को ब्रीफ में समझाया है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से जहां भी जरूरत और एक्स्ट्रा चीजों की पड़ेगी मैं वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, रिलेशन देखो, सिंबल में आर यूज करूंगा, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस आर। ये वाला आर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए भी यूज करते हैं और रिलेशन के लिए भी यूज करते हैं। सो कहां रिलेशन के लिए यूज हो रहा है, कहां रियल नंबर्स के लिए यूज हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, सो रिलेशन, सपोज आई डिफाइंड अ रिलेशन from set A to set B such that x is related to y if and only if, double side implied। if and only if का मतलब होता है conversely and directly या double side implied। if and only if any given condition which is given over here is fulfilled,
ओके अभी थोड़ा सा टाइम लूंगा. Keep patience for 5 minutes, then only you would be able to understand relation. A relation R defined from set A to set B such that X is related to Y under the given relation, which will be mentioned here, where X belongs to set A and Y belongs to set B. ओके डायग्राम से समझते हैं. सेट ए मेरे पास में इधर है, सेट बी मेरे पास इधर है, इधर एक्स है और इधर वाई है. एक्स इज रिलेटेड टू वाई. A relation is defined from set A to set B such that X is related to Y under a given relation. Another way of doing or saying the same thing, relation R from set A to set B such that X comma Y belong to set R, that is the relation. R means relation, not real number here. Relation if and only if a given relation is satisfied here, where X is an element of set A and Y is an element of set B. For example, समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं. For example, suppose I defined a relation from set of natural numbers to set of natural numbers such that X is related to Y if and only if. अब कोई मैंने रिलेशन डिफाइन किया, कैसा भी रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूं. मैं बोल सकता हूं कि X is smaller than Y. This is what I mean by the definition here under the given relation. यानी X Y से रिलेटेड कब होगा? जब X Y से छोटा हो जाएगा तब तो X Y से रिलेटेड होगा, नहीं तो नहीं होगा. As simple as that. So is 1 related to 1? क्योंकि हमें ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए देखना है. 1 से रिलेटेड है क्या अंडर दिस गिवन रिलेशन? No, No, sir. sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि 1 यस किसने बोल दिया? हाँ यस भी बोल देते हो. 1 स्मॉलर देन 1 होता है. 1 is not smaller than 1, so 1 is not related to 1, but otherwise 1 is related to all elements except 1. So हम कह सकते हैं कि सेट R रिलेशन को भी हम एक सेट की नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे. 1, 2, 1 2 से रिलेटेड हो जाएगा, 1 3 से रिलेटेड हो जाएगा. 1 is related to all other elements. Similarly 2 is neither related to 1 nor related to 2, but to all other elements it is related to. So 2, 3, 2, 4 and so on. And similarly करते जाओ ऐसे. ठीक है. ऑफ कोर्स अभी और एग्जांपल्स लेंगे अपन, पर पहले इसके ऊपर अब समझने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल मैंने इसलिए लिया जिससे कि मेरी बात थ्योरेटिकली ढंग से समझ में आ जाए. जो भी रिलेशन अपने को यहां गिवन होगा, जैसे ही वो फुलफिल होगा हम बोलेंगे कि एक्स वाई से रिलेटेड है. ये मीनिंग होगा इसका. सेट ए से सेट बी में रिलेशन मैंने डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. जब एक्स वाई से रिलेटेड होगा तो वाई एक्स से रिलेटेड हो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने वर्ड यूज किया था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 से रिलेटेड है यहां पर, लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है अंडर द गिवन रिलेशन, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 1.
so you have to be careful. करेक्ट. सो किसी भी रिलेशन को अगर मुझे डिफाइन करना है, कोई रिलेशन मैंने डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट है. ये भी ध्यान रखना है. एक्स रिलेटेड टू वाई है इफ एंड ओनली इफ. ये जो डबल इंप्लाइड साइन है, इसके लिए हम इफ एंड ओनली इफ भी वर्ड यूज करते हैं, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ. अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो ये यहां पे जो भी डेफिनेशन होगा रिलेशन का वो ट्रू होना चाहिए. कन्वर्सली अगर ये डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फिर एक्स वाई से रिलेटेड होगा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इफ एंड ओनली इफ, या डबल साइड इंप्लाइड, और डायरेक्टली एंड कन्वर्सली. एक ही बात होती है, तीनों चीजें एक ही होती हैं. फिर से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, ये इफ एंड ओनली इफ के ऊपर ध्यान नहीं जाता है बच्चों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, दोनों तरफ से अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे, यानी एक्स वाई से रिलेटेड है तो वो रिजल्ट ट्रू होगा, वो रिजल्ट ट्रू है तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई से रिलेटेड है. करेक्ट. रिलेशन को यहां पे देखो, मैंने इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, x, y बिलोंग्स टू r, यानी रिलेशन को भी मैं एक सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए अंडर द गिवन रिलेशन. जो भी रिलेशन गिवन होगा उसके कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो वी से दैट x, y belongs to the set relation. Is that clear? अभी आया क्या यहां तक समझ में, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? आ गया. ठीक है. आगे अब हाँ, इसमें अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो. एनी क्वेरीज? पक्का? ठीक है. नाउ लेट अस कम बैक फ्रॉम दिस डेफिनेशन. ये जो सेकंड डेफिनेशन या ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन मैंने लिखी है, वहां से मैं बोल सकता हूं, कैन आई से दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए बाय बी? कैन आई से दैट? आई एम आस्किंग यू. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट है क्या रिलेशन? Yes, sir. Why? What is the reason? So because any ordered pair in the relation will have to exist in the Cartesian product. हाँ ठीक है, जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है. ठीक है. एंड So no element that is not in the Cartesian product can be in the relation. नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे उल्टा डिफाइन मत कर, गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा. You are not saying something which you have to say, something more you have to say. Whatever you are saying is okay, but थोड़ा सा और ऐड कर उसमें. और कोई Relation बताएगा? दोनों सेट्स के बीच में एक रिलेशन दे देता है, जिसकी वजह से रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं. क्या बोला, फिर से बोलना देवांशु. सर रिलेशन जो दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उनके बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एलिमेंट जरूरी नहीं है कि रिलेशन में आए, लेकिन रिलेशन का हर एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होता है. ठीक है, काफी हद तक ठीक है. कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स में, अब मैं ए से बी में अगर जितने भी ऑर्डर, इसमें तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे वो सबके सब अवेलेबल होंगे ए बाई बी में. ठीक है. लेकिन रिलेशन में वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. एम आई करेक्ट और नॉट? से समथिंग.
रिलेशन को, हाँ, यस सर। जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं वो सबके सब रिलेशन को सेटिस्फाई करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे वो सबके सब आएंगे, बट रिलेशन में वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो उस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब नहीं आएंगे। और सब आ भी गए तो क्या नुकसान है, बिकॉज आर इज ए सबसेट ऑफ ए बाई बी। ठीक है, यानी आर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब ए बाई बी में है, बट ए बाई बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब आर में होना जरूरी नहीं है। इसलिए रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए बाई बी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एम आई क्लियर? जैसे इसी एग्जांपल से समझ लो, यहां पे 1,1 रिलेशन में नहीं है, लेकिन अगर मैं n बाई n का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो सबके सब होंगे, तो उसमें 1,1 भी होगा। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ a by b। one important result. Second important result, suppose number of elements in set A are P, number of elements in B are Q, then how many maximum number of relations possible from set A to set B? So PQ. और सोच, how many maximum number of relations possible from set A to set B? अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड डायरेक्ट आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना होता है। इससे PQ मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं। क्या यार गलत बोल रहे हो? PQ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A by B होंगे। देखो ऐसे तो भूल जाते हो। हाँ, इनफाइनाइट रिलेशंस बन सकते हैं। इनफिनिट, वाह, ये तो तूने बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाला है। So 2 to the power PQ. 2 to the power PQ is correct। पहले क्यों गलत बोला? सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स A by B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे P into Q। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A by B कितने हो जाएंगे? अभी प्रूव किया था रिलेशन डिफाइन करने से पहले ही। 2 to the power PQ. 2 raised to the power PQ will be the total number of subsets of A by B, and every subset may be a relation. That's why I use the word maximum number of relations possible from set A to set B will be 2 raised to the power P into Q। ठीक है, आ गया सबको समझ में? पक्का? राइट, चलो आज इतना ही करते हैं, काफी टाइम हो गया है। राइट, अच्छा, कृति एंड आरुषि है ना, 15 मिनट्स का मार्जिन हमेशा लेके चलना है। मेरी क्लास लेट ही चलती है ज्यादातर टाइम, मतलब देर तक खत्म होती है, कभी कभी 7:30 भी बज जाएंगे। ओके, सो मार्जिन लेके चलना है, ऐसा एकदम टाइट शेड्यूल नहीं रखना कि एकदम से दूसरी क्लास अटेंड करनी है या कहीं जाना है। ओके, रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, अगली क्लास में हम रिलेशंस के बारे में, और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक रिलेशंस अपना खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बच्चों के लिए आरुषि और कृति को छोड़ के बाकी सब लोग जो हैं वो काम करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? पहले मैट्राइसिस का जो बचा हुआ पार्ट है वो खत्म करना है फ्रॉम NCERT, है ना। पाई शीट की प्रॉब्लम्स कर ली, कितनी प्रॉब्लम्स आई है तुम लोगों को? थोड़ा सा बताओगे मुझे अप्रोक्सीमेटली? सर ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम्स कभी भी डिस्कस कर सकता हूँ, प्रॉब्लम डिस्कस करने में टाइम नहीं लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है और ऑर्डरली काम करना है।
तो पाई शीट की प्रॉब्लम्स में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डिस्कस कर लूंगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम करना है, मैट्रिसेस खत्म करना है, ठीक है। मैट्रिसेस वाला चैप्टर जो भी बचा हुआ उसमें से वो खत्म करना है, दैट्स इट। सर हाँ, सर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अभी आप रैंक ऑफ अ मतलब मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है अपने। ओके सर ठीक है। हाँ, उसको अभी क्रॉस कर दो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को मतलब डिस्कार्ड कर दो, जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। सर एक और बाकी मैं मीनिंग उसका समझा दूंगा जब हम एडवांस के लिए पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स भी था। हर्मिटियन मैट्रिक्स, हाँ, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन, वो भी आया होगा, वो भी एडवांस में अपन डिस्कस करेंगे, उसको भी अभी के लिए मतलब सेपरेट करके रखो, ओके सर। ठीक है। यस, दैट्स इट, ऑलराइट, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. sir. ओके, थैंक यू सर। बाय बाय, Okay, sir. Excuse me, sir. बाय बाय। हाँ, यस, किसने बोला? Repeat. कृति, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ बोल कृति। Sir, week में कितनी classes होती हैं? 3 days a week क्लास होती है। तू ऐसा कर, डिटेल में जानने के लिए मुझे फोन कर अभी, है ना, फोन पे बात कर ले मेरे से एक बार, ठीक है। Yes, sir.